बच्चों, आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर वेतान का है, जो अंतिम पाठ है, जिसका नाम है आलो अंधारी, जो बेबी हालदार द्वारा रचित है, लिखित है। अभी तक ये वेतान का लास्ट चैप्टर है, अंतिम फाइनल सिलेबस का। आपके आरोह में भी केवल 2 चैप्टर बचे हैं। एक आपका गद्य खंड में भारत माता और पद्य खंड में आओ मिलकर बचाएं। ये 2 चैप्टर आरोह से बचे हैं और ये वेतान का ये लास्ट चैप्टर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, आलो अंधारी। तो इसके बाद कुल 2 चैप्टर बचेगा। तो जनवरी में, पूरा जनवरी में जो है, दिसंबर जो है, मैं रिवीजन अब कराऊंगा इस चैप्टर को खत्म होने के पश्चात, क्योंकि ये 2 चैप्टर जनवरी के बाद ही, जब आपका पोस्ट पीरियाडिक एग्जाम जनवरी के फर्स्ट वीक में संपन्न हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये 2 चैप्टर्स मैं शुरू करूंगा। उसके पहले तक मैं ये आलो अंधारी को खत्म करूंगा, पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो है मैं आपके पहले के पढ़ाए हुए जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज ही कराऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। तो दिसंबर में आपको केवल यही एक चैप्टर पढ़ना है। बहुत बड़ा चैप्टर है और लगभग ये इसकी व्याख्या हफ्ते भर से ज़्यादा चलेगी। काफ़ी लंबा चैप्टर है। जो इसकी लेखिका हैं बेबी हालदार, सबसे पहले मैं इनका परिचय दूंगा और उसके पश्चात इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे पाठ का, कहानी का मैं सारांश बताऊंगा, संक्षिप्त कहानी बताऊंगा, ताकि आपको इस पूरे पाठ का एक मजमून, जो एक संक्षिप्त एक रूपरेखा है, वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। आलो अंधारी ये बांग्ला भाषा का शब्द है। यह मूल रूप से बंगला भाषा में लिखा भी गया है। इसका अर्थ होता है उजाले से, अंधेरे से उजाले की ओर। आलो अंधारी, अंधार मतलब अंधेरा, आलो का मतलब उजाला। तो इसका तात्पर्य है अंधेरे से उजाले की ओर। यह लेखिका के जीवन से संबंधित है। वो उसकी खुद की ये आत्मकथा है और लेखिका के जीवन में जो भी अंधकार था, जो भी दर्द, पीड़ा, तड़पन, दुख था अंधकार के रूप में, उस अंधकार रूपी दुख, दर्द, पीड़ा से कैसे उजाले रूपी सुख और सुकून की तरफ हो गई, इसी की पूरी संक्षिप्त कहानी है ये आलो अंधारी। तो सबसे पहले मैं लेखिका के बारे में संक्षिप्त रूप से बता दूं। लेखिका बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था, संभवतः 1974 में, 1974 में। इनके पिता सेना में नौकरी करते थे, जो जम्मू कश्मीर में तैनात थे, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और परिवार की जो आर्थिक दशा थी वह काफी कमजोर थी, इसलिए 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया था। इस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो कुल जमा इन्होंने क्लास 7 तक पढ़ाई की थी। 12-13 वर्षों के पश्चात पति की जाजतियों से, पति की प्रताड़ना से परेशान होकर वे अपने 3 बच्चों के साथ अपने पति के घर को छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गईं और कुछ समय बाद वे गुड़गांव चली आईं, और जहां पर ये घरेलू नौकरानी के रूप में इन्होंने काम किया।
और आज भी ये घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही हैं। इनकी एकमात्र रचना आलो आधारी है, जो मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई है और इसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। ये लेखिका का एक संक्षिप्त परिचय था, लेकिन ये तो बाहरी परिचय है लेखिका का, लेकिन जो लेखिका का आंतरिक परिचय है वह इस कहानी के माध्यम से प्रकट होता है। क्योंकि यह जो कहानी है आलो आधारी, यह लेखिका की अपनी खुद की आत्मकथा है और इसके माध्यम से उन्होंने विराट रूप में अपने व्यक्तित्व का परिचय लेखिका ने दिया है। तो अब आते हैं इस पाठ के सारांश की ओर। ये जो आलो आंधारी है पाठ, ये लेखिका की आत्मकथा है। यह आत्मकथा उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी को बयां करता है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर है। यह साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य को सांचे में, एक खास सांचे में देखने के आदी हैं और जो समाज के कोने अंतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रखते हैं। मतलब कि जो समाज के उन वर्गों की जो दबे हुए शोषित पीड़ित हैं, उनकी अनुभूतियों को नजरअंदाज करके साहित्य सृजन करते हैं। ये लोग भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं, ऐसे साहित्यकार। तो यह वास्तव में आलो आधारी ऐसे साहित्यकारों के गाल पर एक जबरदस्त तमाचा है, जो इस तरह की प्रवृत्ति साहित्य के प्रति और साहित्य के कद्रदानों के प्रति रखते हैं कि साहित्य पर एक खास वर्ग का ही आधिपत्य है, साहित्य एक खास वर्ग के लोग ही सृजित कर सकते हैं, साहित्य के अंतर्गत एक खास वर्ग की अनुभूतियां ही व्यक्त होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर यह आलो आधार एक तमाचा है, क्योंकि आलो बेबी हालदार जो इसकी लेखिका हैं, वो न ही पढ़ी लिखी हैं, न ही वो एलिट वर्ग से संबंधित हैं और न ही उन्होंने जो है एलिट वर्ग का इसमें कोई जिक्र किया है। उन्होंने उस झुग्गी झोपड़ी की कहानी को व्यक्त किया है, जो कि उनकी खुद की अपनी कहानी है। यह आलो आंधारी एक ऐसी आप बीती है जो मूलतः बंगला में लिखी गई, लेकिन ऐसी पहली रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया गया। अर्थात ये बंगला और हिंदी दोनों में एक साथ ही प्रकाशित हुई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक जबान को दूसरी जबान दी, अनुवाद किया, पर रूह को छुआ तक नहीं। अर्थात जो इस आत्मकथा की जो आत्मा है, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। यह एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई और मुस्कुराई, इस चीज का प्रतीक है। लेखिका अपने पति से अलग किराए के मकान में अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसे हर समय काम की तलाश रहती थी। वह सभी को अपने लिए काम ढूंढने के लिए कहती थी। सभी को मतलब कि अपने इर्द गिर्द जो पड़ोसी और परिचित लोग थे। शाम को जब वह घर वापस आती तो पड़ोस की औरतें काम के बारे में पूछती। काम न मिलने पर उसे वो सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनीत नामक एक युवक से थी और एक दिन उसने किसी मकान मालिक से लेखिका को मिलवाया। मकान मालिक ने 800 रुपए महीने पर उसे घर की नौकरानी के रूप में रख लिया और घर की सफाई एवं खाना बनाने का कार्य दिया। उसने पहले काम कर रही महिला को हटा दिया। उस महिला ने लेखिका को बुरा भला कहा। लेखिका उस घर में रोज सवेरे आती तथा दोपहर तक सारा काम खत्म करके वो चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती व खिलाती। उसे बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता थी। जिस मकान में वह रहती थी उसका किराया अधिक था। उसने कम सुविधाओं वाला नया मकान ले लिया। यहाँ के लोग उसे अकेले रहने पर तरह तरह की बातें बनाते थे,
घर का खर्च चलाने के लिए वह और काम करना चाहती थी। वह मकान मालिक से काम की नई जगह ढूंढने को कहती, अर्थात वो मकान मालिक से नए काम दिलाने के बारे में कहती। उसे बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए व लोगों की बातों की भी बहुत चिंता रहती थी। मकान मालिक बहुत सज्जन थे। एक दिन उन्होंने लेखिका से पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका की बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वयं को तातुस कहकर पुकारने को कहा। बंगाली में तातुस का मतलब पिता होता है, पापा होता है। वे उसे बेबी कहते थे तथा अपनी बेटी की तरह उसे मानते थे। उसका सारा परिवार लेखिका का ख्याल रखता था। लेखिका मतलब ये जो बेबी हालदार है। वह पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करते समय पुस्तकों को उत्सुकता से देखने लगती, क्योंकि वो जो क्लास 7 के बाद से उसकी पढ़ाई छूटी थी, उसके अवचेतन मन में कहीं न कहीं पढ़ाई लिखाई के प्रति एक उत्सुकता बनी हुई थी, क्योंकि उसे जबरदस्ती उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। यह देखकर तातुस उसे एक किताब पढ़ने के लिए उन्होंने दी। तातुस ने उससे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बंगला लेखकों के नाम भी बता दिए। एक दिन तातुस ने उसे कॉपी व पेन दिया और कहा कि समय निकालकर वह कुछ जरूर लिखे। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था, परंतु तातुस के प्रोत्साहन से वह रोज कुछ न कुछ लिखने लगी। यह शौक उसकी आदत में बदल गया। उसका अकेले रहना समाज में कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा था। वे उसके साथ छेड़खानी करते और बेमतलब परेशान करते थे। बाथरूम न होने से भी उसे विशेष दिक्कत हुआ करती थी। मकान मालिक के लड़के के दुर्व्यवहार की वजह से वह नया घर तलाशने के बारे में सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है तथा उसका सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की दिक्कत थी, क्योंकि उसके घर कोई बड़ा नहीं था, मर्द नहीं था। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए थे, लेकिन उसके घर की तलाश कौन करता। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि दो भाई नजदीक रहने के बावजूद उसकी सहायता उन्होंने नहीं की। तातुस को बेबी के घर टूटने का पता चला तो उन्होंने उसे अपने घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुस के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक से खाना मिलने लगा। तातुस उसका बहुत ख्याल रखते थे। बच्चों के बीमार होने पर वे उसकी दवा का भी प्रबंध करते। उनके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था, इसलिए वह उदास रहती थी। तातुस ने उसके लड़के को खोजा और उसे बेबी से मिलवा दिया। उस लड़के को दूसरी जगह काम भी दिलवाया। लेखिका सोचती कि तातुस पिछले जन्म में उसके बाबा तो जरूर रहे होंगे, उसके पिता जरूर रहे होंगे। तातुस उसे लिखने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के बारे में कुछ अंश भेज दिए थे। उन्हें यह लेखन पसंद आया और वह भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते थे। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र वहां आकर रहने लगे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बढ़े हुए काम को खुशी खुशी करने लगी। तातुस ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने को कहा। इससे बच्चों का भी दिल बहल जाएगा। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होती। उसकी पहचान बंगाली लड़कों से भी हुई, उसकी पहचान एक बंगाली लड़की से भी हुई जो जल्दी ही वापस चली गई। मतलब उसने पार्क में आना बंद कर दिया। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण उसने पार्क में जाना छोड़ दिया था।
लेखिका को किताब अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा। तातुस के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुस के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते। एक मित्र ने उसे आशा पूर्णा देवी का उदाहरण दिया। इससे लेखिका का हौसला और बढ़ गया और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित किया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुंचे। उसने उसकी मां के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, परंतु उन्होंने उसे बताया नहीं था। लेखिका काफी देर तक मां की याद करके रोई। बाबा ने बच्चों से मां का ख्याल रखने के लिए समझाया। बाबा मतलब उसके पिता जो आए थे। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी थी कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती कि अगर तातुस उससे न मिलते तो वह जीवन में कहां जाती, उसके जीवन का क्या ठौर मिलता, उसका जीवन किस तरह होता। यह सोचकर वह कांप जाती, लेकिन अपने इस वर्तमान सुखी और संतुष्ट जीवन को देखकर वह बहुत खुश थी। लेखिका का जीवन तातुस के घर में आकर बदल गया था। उसका बड़ा लड़का काम पर लग गया था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई थी। पहले वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, परंतु अब उसने जीवन जीना सीख लिया था। वह तातुस से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुस के जीवन में भी खुशी आ गई थी, क्योंकि उसे तातुस को एक बेटी मिल गई थी जो कि उसके सारे सुख सुविधाओं का ख्याल रख रही थी। अंत में वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी बेबी हालदार, लेखिका के रूप में लिखा हुआ था। लेखिका बहुत प्रसन्न थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। तातुस के पैर छूकर उसने आशीर्वाद प्राप्त किया। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये जो कहानी है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली क्लास 7th पास एक ऐसी युवती की कहानी है जो उस अंधेरे से निकलकर उजाले में आती है। लेखिका बनकर वो उभरती है और अंत में लेखिका बनने के पश्चात यह कहानी खत्म हो जाती है। यह कहानी बच्चों के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है, मोटिवेट करने का काम करती है कि हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए, हमें संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न अंग होते हैं। अगर हम संघर्ष करते हुए अपने जीवन को उन संघर्षों को कर्म के आनंद के रूप में हम महसूस करेंगे, तो वो कर्म का आनंद हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाएगा। जैसा कि इस लेखिका के साथ हुआ, बेबी हालदार के साथ हुआ। उसने जीवन में आने वाले दुख, पीड़ा और दर्दों को कभी अपने जीवन में बाधा नहीं समझा, बल्कि उसको एक अनिवार्य जीवन का घटक माना और इस तरह से उसे अच्छे लोग मिलते गए और उसके जीवन को उन्होंने एक सार्थक दिशा दी। तो इस तरह से यह कहानी हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। अंधेरे से उजाले की ओर हम सबको अपने जीवन के अंधेरे से निकलकर अपने जीवन के उजाले की ओर, सुख की ओर, सुकून की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रसन्नता से, खुशी से उन संघर्षों को, उन पीड़ाओं को झेलते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही कहानी का मकसद है, यही कहानी का उद्देश्य है क्लास 11th में सिलेबस में शामिल करने के पीछे।